लीडर्स की बात करें तो उसमें ये भी एक अहम पहलू होता है कि वो नेता कितना एक्टिव है पब्लिक में। क्या वो घर में बैठा हुआ है, पब्लिक में जा रहा है, क्या उसको थ्रेट है एंटी नेशनल एलिमेंट्स की, क्रिमिनल्स की, टेररिस्ट की। तो ये सारे की सारे बातें जो हैं ये सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं उनके कार्य क्षेत्र में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक है कि जब हम चुनाव की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और हम ये मानते हैं कि आने वाले 7 महीने में, 8 महीने में चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, इन हालात के चलते हुए किसी बड़े नेता की सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ हो जाए या कम हो जाए तो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे और चुनावों की तारीखें तय कब तक हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री कह गए कि चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होंगे। दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीतने के बाद जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये मानना है बड़ा बदलाव आ सकता है। और तीसरी तरफ बहुत सारे नेताओं की चुनावों से पहले सिक्योरिटी विड्रॉ हो रही है। क्या राजनीतिकरण हो रहा है सिक्योरिटी का? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे भी या नहीं। आम जनता बहुत परेशान है, उन्हें यूँ लगने लगा है कि शायद एक लंबे वक्त तक यूनियन टेरिटरी रहना है और एक लंबे वक्त तक हमें केंद्र अनुशासित ही रहना है। यहाँ पर चुनाव जो हैं अक्टूबर नवंबर में भी नहीं होंगे और आगे टाले जाएंगे। ये अटकलें आम जनमानस के बीच में लग रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हम आश्वस्त हों कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे? देखें, यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो कमिटमेंट ये थी कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद फौरी तौर के ऊपर जो है इसके ऊपर अमल किया जाएगा कि चुनाव जो है वो जल्दी हो जाए। और अगर आप स्पीड जिसके साथ डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है अगर उसको देखें तो आपको सीरियसनेस और कमिटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की दिखती है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो फाइनल चरण के ऊपर है। मई के आसपास जो है ये रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट होके सामने आ जाएगी और उसके बाद जो है वो इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के 6 महीने के बाद जो है चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड कि इन हालात को देखते हुए और जिस सीरियसनेस और जिस स्पीड के साथ जो है वो काम हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव इस साल के आखिर तक जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में हो ही जाएंगे। दूसरी आपने बात कही कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब में अच्छी थी और उससे अपबीट है माहौल आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर में हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो सिचुएशन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आधार जम्मू कश्मीर में बना नहीं है। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी कोई नई पार्टी नहीं थी। वो 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करके आए थे। 4 सीटें, 3 सीटें उनकी पार्लियामेंट में थी, 20 के करीब सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी थी। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का कोई आधार है नहीं। और ये सोचना कि आम आदमी पार्टी का आधार इसलिए बन जाएगा कि पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस थी और उसके ऊपर कोई जम्मू कश्मीर के ऊपर इम्पेक्ट होने वाला है, वैसा नहीं होता है। कार्यकर्ता पार्टी का बनता है और उसके बाद ही पार्टी की परफॉर्मेंस होती है। सो आई डोंट थिंक पंजाब का कोई इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर इम्पेक्ट डालने वाला है। आम आदमी पार्टी ने बाकी स्टेट्स में जहाँ पे इलेक्शन हुए उन्होंने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कहीं पे भी किया भी होगा तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस यूपी में पार्टिसिपेट किया, परफॉर्मेंस जो है जमानतें जब्त हो गई, परफॉर्मेंस उनकी कोई वैसी थी नहीं। तीसरी बात जो आपने कही कि रिसेंटली सिक्योरिटी विड्रॉल के केसेस की कुछ राजनीतिक नेताओं की सिक्योरिटी के विड्रॉल के जो है वो सामने आए हैं। तो एक तो ये है कि सिक्योरिटी विड्रॉ किसकी करनी है, किसको सिक्योरिटी कम करनी है, किसको ज़्यादा देनी है, ये एक सेट प्रोसीजर है।
एक सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी के येलो पेजेस हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है और किसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उसमें ये भी एक अहम पहलू होता है कि वो नेता कितना एक्टिव है पब्लिक में। क्या वो घर में बैठा हुआ है, पब्लिक में जा रहा है, क्या उसको थ्रेट है एंटी नेशनल एलिमेंट्स की, क्रिमिनल्स की, टेररिस्ट की। तो ये सारे की सारे बातें जो हैं ये सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं उनके कार्य क्षेत्र में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक है कि जब हम चुनाव की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और हम ये मानते हैं कि आने वाले 7 महीने में, 8 महीने में चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, इन हालात के चलते हुए किसी बड़े नेता की सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ हो जाए या कम हो जाए तो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इस माहौल में अगर कोई इस तरह का बड़ा राजनीतिक नेता जो है उसको अगर कोई हिट कर देता है तो एक गलत मैसेज जो है वो चला जाएगा और चुनावी प्रक्रिया जो है वो डीरेल होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिक्योरिटी विड्रॉ जो करनी है वो उन लोगों की कीजिए जो कि एक्टिव नहीं है या जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने से पहले जो है वो 2 बार सोचना चाहिए कि क्या इसका अंजाम ये तो नहीं होगा कि हम उस इंसान को जो है वो रिस्क में डाल दें। और उसको रिस्क में डालने का मतलब खाली उसको रिस्क में डालना नहीं है, उसको रिस्क में डालने का मतलब होगा कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उसको रिस्क में डालना होगा। जैसे आपने कहा पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को रिस्क में डालना, सेठ साहब बीजेपी को कहाँ पर पाते हैं आप? अगर मैं आम जनमानस की बात जम्मू संभाग में करूं तो आम जनमानस अलग अलग चीज़ों के कारण परेशान है। विड्रॉवल ऑफ पोस्ट की बात हो, नौजवान परेशान है। बीएसएफ सीआईएसएफ का मामला हो, बॉर्डर बटालियन का मामला हो, सरकार ने जो पिछले दिनों अध्यादेश निकाले, ऑर्डर्स निकाले, उनके कारण बच्चे परेशान हैं। तो जब हम नौजवानों की बात करते हैं वो आपसे नाराज़ हैं। पहले उसके बाद अब सोशल मीडिया खंगालिए, वहाँ पर नौजवान जो है आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप बीजेपी को कहाँ पाते हैं? क्या कंफर्ट आप लोगों को इसलिए है कि विपक्ष में कोई मजबूत पार्टी आपके सामने नहीं है, या आपको ये लगने लगा है कि विपक्ष में कोई है या नहीं है मगर लोग हमसे नाराज़ हैं? वो एहसास आप लोगों को है या उस चीज़ का कोई एहसास आपको नहीं? देखिए, आप मुझे कोई एक गवर्नमेंट गिना दीजिए पूरी की पूरी दुनिया में कि जिससे लोग जो है वो 100% जो है वो सेटिस्फाई हो। हर गवर्नमेंट में, ये डेमोक्रेसी का पार्ट ही यही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होगी, लोगों की इच्छाएं 100% पूरी नहीं हो सकती, उसमें कमियां रहती हैं और लोगों को उम्मीद होती है कि वो कमियां ख़त्म हो। हर गवर्नमेंट की कोशिश ये ज़रूर होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोशिश ये ज़रूरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम जो है वो हो जाएं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एश्योर्ड है कि हम लोग मैक्सिमम सीटें जो हैं वो जीत के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अरसे जो ये निकला है 4-5 साल का जो है पीरियड निकला है, इसमें बेहतरीन काम लोगों के बीच में किया है। लोगों की मुश्किल के वक्त, लोगों की तकलीफ के वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी कोई बात नहीं सुनते, पोस्टें विड्रॉ होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, बॉर्डर बटालियन का इशू है, आप उनके समक्ष पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार के लेवल पर हम कोई भी किसी भी ऑर्डर को, ना हमने देखा कि उनने विड्रॉवल ऑफ पोस्ट का ऑर्डर वापस लिया, ना हमने देखा कि बॉर्डर बटालियन के बच्चों का इशू रिजॉल्व किया, और अब जाके ये पता चल रहा है कि जो 400 पोस्टें उन्होंने अपहेल्ड की हुई हैं उनको लेकर भी अब पता चल रहा है कि नहीं जी, ये पोस्टें तो पहले से रिकमेंड होकर गई थी, ये विड्रॉ होने वाली पोस्ट में से नहीं है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी सुनते ही नहीं, कि आपको नहीं लगता कि वही आपको डुबोने के चक्रों में है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देखते हैं। वीडीसी का इशू था, इतने सालों से पेंडिंग था, तो रिजॉल्व हुआ ना। इसलिए और भी काफ़ी इश्यूज हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने टेकअप किए और वो रिजॉल्व हुए। ये ज़रूर है कि 100% जो है वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, कुछ इश्यूज रह जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है उस पर कोई थक के नहीं बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करती है, और ये भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनती नहीं है या उस पर कोई असर नहीं होता है। वैसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी इश्यूज लेके जाती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस पर सीरियस थिंकिंग होती है, लेकिन बावजूद इसके कई बार इश्यूज के ऊपर जो है वो फेवरेबल डिसीजन नहीं आता, जिसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं।
उसमें कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कुछ और तरीके भी होते हैं, लेकिन हमको राह बनानी है। उन तकलीफ़ों के बीच में से, उन दिक्कतों के बीच में से राह बना के जो है वो कैसे लोगों की मदद की जाए, भारतीय जनता पार्टी उस तरफ पूरा प्रयास करती है। कुछ इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने हैं, जिसके बारे में पार्टी जो है वो काम कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उनके बारे में भी जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। जैसे डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन की बात थी जी। तो एक बड़ा हिस्सा जो है उसको बेनिफिट मिला है, और बाकी जो डेली वेजर्स हैं जिनकी तादाद अब हज़ारों में नहीं लाखों में है, हम लोग कमिटेड हैं कि उनको भी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। वो फेज्ड मैनर में मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि उन डेली वेजर्स के साथ भी हमको इंसाफ करना है, जो कई सालों से डेली वेजर बेसिस के ऊपर या कैजुअल बेसिस के ऊपर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। उम्मीद है उनको कि हमारी नौकरियां पक्की होंगी, तो हम लोग उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। हमने तब भी जो है वो हमने अपने आप को थका हुआ नहीं समझा जब वीडीसी का इशू था और इतने साल लग गए इतनी कोशिश के बाद, और अल्टीमेटली जीते। अब रेगुलराइजेशन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो इंश्योर करेगी कि डेली वेजर्स जो हैं वो सारे के सारे रेगुलराइज हों। वो किस फेजेस में होंगे, किस मैनर में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन करवाएंगे तो सही काम। इस तरह जहाँ पे भी मुद्दे रुके हुए हैं, आप एक चीज़ को याद रखिए कि चाहे वो यूथ का मुद्दा होगा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा होगा, चाहे डेवलपमेंट की बात होगी, जम्मू कश्मीर, खाली जम्मू की नहीं, जम्मू कश्मीर के बारे में अगर पॉजिटिव डिसीजन कोई होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करवा पाएगी। पॉजिटिव डिसीजन आप आश्वस्त इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि अपोजिशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके इंटरनल पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। पैंथर्स पार्टी का भी वीडियोस पिछले दिनों से वायरल हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी असमंजस, पॉलिटिकल पार्टी समझते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस असमंजस का शिकार है। कोई ताकतवर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जम्मू संभाग में चूंकि आपको आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, क्या इसकी वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप? क्योंकि अगर कोई ताकतवर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आता है तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक के इतने सारे इश्यूज हैं तो आपके लिए परेशानी बना सकते हैं? देखिए, आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, ताकतवर अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोरम क्यों नहीं है आज जम्मू में? ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस कोई बड़ी कमजोर पार्टी थी जम्मू में, कांग्रेस मजबूत पार्टी थी जम्मू में, सब आप ले गए तो उनके पास है ही कुछ नहीं है, परफॉर्म करती रही है। हमारे पास तो उनके कोई खास नहीं बंदे आए हैं, उनके पास नहीं। आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी ले गए, कांग्रेस के लिए भी ले गए, तो इक्का दुक्का बंदे होंगे, वो कभी हमारे उधर चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमज़ोरी कांग्रेस में हो या कमज़ोरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगी या कमज़ोरी बाकी पार्टियों में होगी, अगर जम्मू में बात करेंगे या जम्मू और कश्मीर की भी बात करेंगे तो वो उनकी इंटरनल कमज़ोरियां हैं। जब पावर के पीछे आप घूमते हो और उसके लिए आप किसी भी हद तक कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो तो अल्टीमेटली एक वक्त आता ही है कि जब लोग आपसे पीछा छुड़ा देते हैं। यही हालत बाकी पार्टीज़ की भी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू में, बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पे क्या आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार जो है वो मजबूत है। देखिए, मैं जैसे कहूँगा कि सोशल मीडिया में तो हमको राइट ऑफ कर दिया था डीडीसी के इलेक्शन में भी। सोशल मीडिया पे जिसका आप आज जिक्र करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर जाते तो हमको लगता था कि जम्मू रीजन में तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो परफॉर्म ही नहीं करने वाली है डीडीसी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीडीसी के इलेक्शन में एडवर्ड्स सोशल मीडिया के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। ये क्यों होता है? इसका मतलब है कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों की नर्व को नहीं समझता है। आप ओपिनियन जनरेट करते हो बगैर ये समझे हुए कि आपकी ओपिनियन जो है वो पब्लिक की ओपिनियन नहीं है। दैट इज ओपिनियन ऑफ ए पर्सन हु इज राइटिंग, दैट इज नॉट द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक हु हैज टू वोट। तो जब वोट देने वाला जाता है, उस वोट देने वाले को पता है कि हम कोरोना में जब बाकी सब अपने घरों में बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है वो हमारे साथ खड़ा था। लेकिन सेठ साहब, जब हम ये बात लोगों के बीच में लेकर जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है, बीजेपी के लोकल नेताओं से हम परेशान हैं, वो हमारा काम नहीं करवा रहे हैं, वो हमसे वादे करते हैं पूरे नहीं कर पाते, लेकिन क्या करें, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सामने गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, तो उसके बाद हम मजबूर हो जाते हैं वोट करने पर। तो हकीकत तो ये है ना कि वोट लोग आप लोगों के लिए नहीं कर रहे, वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर हो रहा है। बाय एंड लार्ज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। तो आपके नेताओं को वैसे भी कहा जाता था
प्रधानमंत्री मेड, इनको कहा गया नरेंद्र मोदी मेड कि भाई ये तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते थे, ये तो प्रधानमंत्री आ गए तो क्या कहते 2014 में चुनाव जीत गए। तो आप इसलिए भी कंफर्टेबल हैं कि भाई हमने तो लड़ना तो प्रधानमंत्री ने है, तो ठीक है कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी, प्रधानमंत्री एंटी इनकम्बेंसी का भी इलाज कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, देश के नेता हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर चल के उनके पीछे खड़े होकर इलेक्शन लड़ती है या लोगों के बीच में काम करती है तो हमारे लिए गर्व की बात है। बात इस मुश्किल वक्त में जो देश की लीडरशिप ऐसा मजबूत नेता चला रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन खाली प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर, खाली गृह मंत्री जी के नाम के ऊपर इलेक्शन जो है वो नहीं लड़े जाते हैं, जहाँ पे उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आया है, जो फेस है, उसकी अपनी वैल्यू, उसका अपनी परसेप्शन लोगों की उसके बारे में क्या है, वो भी तो मैटर करता है। वरना क्यों होगा कि एक जगह पे हम इलेक्शन जीतते हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारते हैं। पंजाब में हम क्यों इलेक्शन नहीं जीत पाए, नाम तो तब भी प्रधानमंत्री जी का था। देखिए, लोकल यूनिट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और लोकल यूनिट को ये समझ आना चाहिए और आता भी है। जो नेतागण चुनाव लड़ते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी समाज में होगी, तभी चुनाव जो है वो जीते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इसलिए आश्वस्त हूं कि यहाँ पे पैरा ड्रॉपिंग जो है वो नहीं होती है या नेग्लिजिबल होती है। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाला जो है वो आदमी है कि जिसने अपना जीवन जो है, पॉलिटिकल जीवन जो है, वो निचले स्तर से शुरू किया होता है और वो लोगों के बीच में से निकल के वो पहले छोटे इलेक्शन लड़ेगा, फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो ऊपर आएगा। तो वो चेहरा जो लोगों के बीच में से गुजर के निकला है, लोग उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री जी का जरूर है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और उससे पहले भी, वो अभूतपूर्व है, क्योंकि इस तरह का काम लोगों ने देखा नहीं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। जम्मू तो में तो है ही हम, लेकिन जिस बारे में लोगों की अभी जो है वो क्लियर राय नहीं है, खासकर आपके मीडिया के बंदों की बात करें तो आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू की पार्टी है और कश्मीर में जो है हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होने वाली। ये मिथ जो है, इसको आने वाले इलेक्शन में हम ज़रूर तोड़ेंगे। जम्मू में तो हम परफॉर्म अच्छा करेंगे, लेकिन कश्मीर में भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो जो शायद आप लोग जो है उसको एनालाइज नहीं करते, उससे बेहतर हम लोग कर पाए। वो आपकी परफॉर्मेंस होगी या जिन पॉलिटिकल पार्टीज को कश्मीर घाटी में कहा जाता है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को कश्मीर घाटी में कहा जाता है कि ये जी बी टीम है बीजेपी की, उनकी परफॉर्मेंस की बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना कोई बी टीम है और ना कोई सी टीम है। ये भी मीडिया ने एक फैलाया हुआ है, मिथ्या है कि हम कोई बी टीम तैयार किए हैं या सी टीम तैयार किए हैं। वी डोंट नीड एनी टीम। आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आएंगे तो घाटी में हम अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, और जिनको आप बी टीम कहते हो या सी टीम कहते हो, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और उनसे जीत के निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। हम यही सोच के धारणा के साथ हम आगे चल रहे हैं। सेठ साहब, बिल्कुल अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन को लेकर 700 के करीब ऑब्जेक्शंस हैं जो आम जनमानस ने फाइल की हुई हैं डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि 700 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने बड़े नंबर में लोगों ने कहा कि डिलिमिटेशन ठीक तरीके से नहीं हुई है। आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये डिलिमिटेशन जो है बीजेपी ने करवाई है, और बीजेपी ने जैसे कहा वैसे डिलिमिटेशन हुई। वीडियोज़ वायरल हुई, ऑडियोज़ वायरल हुई, जिनमें कहा गया कि जनाब हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं। ठीक है, उनमें सत्य कितना था मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, 700 इन ऑब्जेक्शंस के बाद क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके से काम किया वो काम पॉलिटिकल लाइंस पर ज़्यादा हुआ, और जो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट था उस मैंडेट के अनुसार नहीं हुआ, जो आम इल्ज़ाम इस समय डिलिमिटेशन कमीशन पर लगाया जा रहा है? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कौन कर रहा था? कोई पॉलिटिशियन था क्या? कोई नेता था? कोई मंत्री था? कौन था वो? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर था? डिलिमिटेशन को हेड कर रही थी देश की सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज। अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की इम्पार्शियलिटी के ऊपर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो किस पे होगा? वो जब सुप्रीम कोर्ट की जज थी तो वो देश के बारे में, देश के हित के बारे में फैसले कर सकती थी। उनके फैसले, लेकिन आपके नेताओं को पहले से कैसे पता होता था कि डिलिमिटेशन में क्या होने जा रहा है? मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा।
वो उनके हाथ में फैसले थे, किसी को फांसी देने का, फांसी से रोकने का, यहाँ तक फैसले उनके हाथ में थे। तो जब आप इतनी बड़ी अदालत के, सबसे बड़ी अदालत के रिटायर्ड जज को जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का हेड बनाते हो, और फिर आप भरोसा नहीं करते हो कि उनकी इम्पार्शलिटी जो है वो काबिल है उस पर भरोसा करने के। दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक। डिलिमिटेशन की प्रोसेस में असिस्टिंग रोल होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और उसमें भी डिलिमिटेशन कमीशन की अपनी चॉइसेस होती हैं। ठीक। डिलिमिटेशन कमीशन ने हर बंदे से ओपिनियन ली, हर पार्टी से ओपिनियन ली, हर ग्रुप से ओपिनियन ली, नॉन पॉलिटिकल पार्टी से भी ओपिनियन ली, और उसकी ओपिनियन लेने के बाद जो है एक रिपोर्ट जो है वो छाया हुई। उस रिपोर्ट आने के बाद फिर ऑब्जेक्शंस दिए गए। उनमें से जो ऑब्जेक्शंस जो है वो विद इन पैरामीटर्स बनते थे। डिलिमिटेशन कमीशन ने ये तो नहीं कहा कि हमने रिपोर्ट दे दी तो इसके बाद हमने कुछ सोचना ही नहीं है। उन्होंने कहा रिपोर्ट आ गई है, अगर उसके बाद भी उस रिपोर्ट के बावजूद लोगों के ऑब्जेक्शन आए हैं जो कि विद इन लीगल पैरामीटर्स जो है वो जस्टिफाइड है, तो उसमें रिपोर्ट में बदलाव हुआ। अब उस बदलाव के बावजूद जो है और ऑब्जेक्शंस आते हैं। देखें, एक तो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद जब ऑब्जेक्शन आए और रिपोर्ट को चेंज किया गया, तो लोगों को उम्मीद हो गई कि हम भी ऑब्जेक्शन देंगे तो हो सकता है इसके बाद दोबारा चेंज हो जाए। तो 500 क्या 700 क्या 7000 ऑब्जेक्शंस भी आ सकते थे। जब डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती है, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना है। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रीड्रॉल में ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी जगह पे जो है वो किसी को लगेगा कि हमारे साथ जो है वो ज्यादती हुई है, बेइंसाफ़ी हुई है, हम बेहतर, हमारे को इससे मिलना चाहिए था। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी रैपुर दमाना, मैं एग्जांपल देता हूँ। रैपुर दमाना जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, रिजर्व थी, अब डी रिजर्व होगी। लेकिन जब डिलिमिटेशन होती है तो उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ हिस्से जो है वो मड कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, जो पहले ओपन थी लेकिन अब रिजर्व हो गई। अब उन हिस्से में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो रिजर्व से रिजर्व ही रह गई, हमारी तो रिजर्व से डी रिजर्व नहीं, फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब डी रिजर्वेशन, ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें आना जो है वो लाजमी है। हो सकता है कोशिश अपनी तरफ से पूरी डिलिमिटेशन कमीशन ने की कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके होंगी। पर जब आप एक नई पॉलिटिकल हिस्ट्री लिख रहे हो, एक नया पॉलिटिकल इतिहास लिख रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंसेस जो हैं वो हो सकती हैं, उस इनकन्वीनियंसेस हो सकती हैं, उसमें हम कह नहीं सकते। दूसरी बात ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है और बाकियों को सूट नहीं करती, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कानून के हिसाब से हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, जिसमें तहसील्स की बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, विद इन दैट बाउंड्रीज जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होना था। अगर आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 40,000 वोट की थी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी जो है वो 1,70,000 वोट की थी, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तो ठीक होना था, नंबर तो बराबर होना चाहिए ना, ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना बराबर हो। जब उसको बराबर करने के लिए बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को काट के छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उससे क्या होगा? और फायदा किस चीज का है? पॉपुलेशन तो उतनी है, क्या पॉपुलेशन के ऊपर भी ये डिसाइड होगा कि कौन सी फलां कम्युनिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और फलां कम्युनिटी जो है वो कांग्रेस की है, ये कम्युनिटी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये पीडीपी की है, ये किसी और की है? ये तो कोई राजनीति का जो है वो ना वकार है ना मयार है। मुझे लगता है कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है, अगर आप इसको डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो शायद जो आज तक डिलिमिटेशंस पहले हुई हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे बैलेंस्ड जो है वो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो आई है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड रिपोर्ट है। अब देखना ये है कि जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो इस बयान को कैसे लेते हैं।